भाई प्रोफेसर कमल चौबे साहब और बिहार से हैं। सबसे बड़ा तो आजकल जो बिहार से है उसका थोड़ा जानना हम लोग उससे ज्यादा चाहते हैं। कमल जी, दो चीजें एक साथ पूछ लूं। एक, भाई ये सब इतना हो रहा है आजकल, तो ऑडिट बहुत आसान चीज है। किसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर करिए, उसको कोई 0.1% या कुछ किसी भी जिले का दे दीजिए या किसी उसका ऑडिट करवा दीजिए, और वो हायर करते समय इलेक्शन कमीशन कहे कि भाई आप ही लोग तय कर लीजिए, ये पैनल है इसमें से सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये ऑडिट क्यों नहीं हो सकता है, इसका एक। दूसरा, ये जो मीनू जी कह रही थी, ये तो ऑलरेडी नारा लगना शुरू हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़। और अगर अगर इलेक्शन कमीशन को इतना है, आज तो पार्लियामेंट के अंदर वोट चोर तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स की फोटो के साथ इस देश के करीब 250-300 सांसदों ने प्रदर्शन किया है, तो करो सबके ऊपर एफआईआर और डालो सबको जेल में। और अगर कोई कानून में संशोधन तो अब 2 मिनट में सरकार करती है, तो कर दो कि इसको फांसी की सजा हो जाएगी अगर किसी ने गुप्ता जी या किसी के नाम से कहा कि वोट चोर। तो इसका कोई कानून संशोधन कर ही ले आओ, इसमें तो ऑपोजिशन है भी नहीं सबको संशोधन करके। तो आपका ओवरऑल असेसमेंट ऑन दिस, प्रोफेसर कमल। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर। सबसे पहले तो मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ। एक बात जो बिल्कुल साफ मुझे लगती है कि जो पिछले 11 वर्षों में जो संस्थाओं का पतन हुआ है हमारे देश में, उसमें इलेक्शन कमीशन भी बचा नहीं रहा है। मैं अलग अलग नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि जो राज्यसभा के सभापति रहे हैं उनका कैसा व्यवहार रहा, लोकसभा के अध्यक्ष का कैसा व्यवहार रहता है, और अन्य सीबीआई हो, ईडी हो, इन सब चीजों को लगता है कि जैसे कोई केंद्रीकृत शक्ति है और वही इन्हें संचालित कर रही है। चुनाव आयोग का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया है। हालांकि अभी जिस तरीके की चीजें उजागर हुई हैं, खासतौर पर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस स्तर पर जाकर चीजें गड़बड़ी का शिकार हो चुकी हैं। कई बार बातचीत होती थी कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन अभी जो चीजें उभर कर सामने आ रही हैं वो चुनाव आयोग की स्थिति को काफी कमजोर कर देती हैं। और अब यह मानने में ही अजीब सा लगता है कि कभी यह संस्था ऐसी थी जिसे भारत की सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में से एक माना जाता था, और हमेशा ही इसकी रेटिंग काफी हाई रहती थी कि लोगों को भरोसा था कि हमारे देश में कम से कम चुनाव निष्पक्ष होते हैं, और अगर कोई सरकार बुरा काम कर रही है तो वो वोट देकर उसे बदल सकते हैं। लेकिन इस भरोसे पर ही अब यह सवाल या निशान खड़ा हुआ है। एसआईआर जब आरंभ हुआ तो ऐसा कहा गया, और मुझे इसको मानने में हल्का सा संदेह रहा, पर धीरे धीरे मेरा संदेह मजबूत होता गया कि नहीं, यह बहुत गड़बड़ बात है। कि जब यह कहा गया कि भाई इसमें क्या, एसआईआर में अगर वो हर गांव से 5-5, 8-8 लोगों के वोटिंग राइट्स को भी संदेह में डाल देंगे तो बिहार का चुनाव तो पार हो जाएगा, और बहुत आसानी से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि फलां गांव में कौन सा व्यक्ति है जो आरजेडी या कांग्रेस को वोट दे सकता है या महागठबंधन का समर्थक है, तो उसके वोटिंग राइट्स पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दो, और जब तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म होगी तब तक चुनाव बीत जाएगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन जाएगी। अब शुरुआत में जब विपक्षी दलों ने तर्क दिया तो लगा कि यह विपक्ष जो चीजों को थोड़ा संदेह से देखता है उसके कारण ऐसा है, लेकिन धीरे 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 करके जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, जिस तरीके से जो अजीत सर ने बताया भी, और ये बात पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में है, कि ऐसा लगा कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो कहीं से पर्याप्त डॉक्यूमेंट ना दे पाए, जो गरीब लोग हैं वो आसानी से इस बात को साबित ना कर पाए कि वो वैध नागरिक हैं और उन्हें नागरिकता मिलनी और उन्हें वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। हालांकि यह काम चुनाव आयोग का था कि वो सही तरीके से सुनिश्चित करे कि सबको वोटिंग राइट्स मिले, पर इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा लग रहा था कि वो लोगों को दूर करना चाह रहा है। और ये भी अजीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट को आकर ये कहना पड़ा कि भाई आप जिन लोगों का नाम हटा रहे हैं उनकी लिस्ट जारी कीजिए, आप आधार को स्वीकार कीजिए, और चुनाव आयोग जो है उसके बाद थोड़ी बहुत कार्रवाई करता है। इन सब चीजों से ऐसा बिल्कुल साफ हुआ कि बिल्कुल ये जो एसआईआर का एक तमाशा हो रहा है उसका लक्ष्य यही है कि किसी भी तरीके से जो वैध वोटर्स हैं उनके अधिकारों का हनन किया जाए। अब इसमें जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं उनकी भी स्थिति बड़ी अजीब है। अब मैं बिहार से बाहर रहता हूं और मैं दिल्ली में अभी जॉब कर रहा हूं, और मैंने यहाँ का वोटिंग कार्ड अपना बनवा लिया है, तो मेरा वहां अब वोटिंग कार्ड नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, लंबे समय तक यहाँ रहते भी हैं, मजदूरी करते हैं, पर उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिहार से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके वोटिंग राइट्स भी खतरे में आ चुके हैं। जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने के लिए आए हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, और कई देश भर के जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर बिहार के विद्यार्थी आपको बड़ी संख्या मिल जाएंगे।
अब उनके लिए एक अलग तरीके का बोझ है कि भाई आप जाइए, अपनी चीजों को सही तरीके से, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप देकर आइए, अदरवाइज आपका जो वोटिंग राइट्स है वो चला जाएगा। तो ये जो ज्ञानेश जी के नेतृत्व में यह काम हुआ है, वह धीरे-धीरे करके बिल्कुल साफ हो गया कि ये पूरी का पूरा षड्यंत्रों का जाल बुना गया है और इसका लक्ष्य एकमात्र यही है कि किसी भी तरीके से जो बहुत सारे लोग हैं जो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ वोट दे सकते थे, उनके नाम को कुछ-कुछ करके काटा जाए। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि हर विधानसभा क्षेत्र में भी अगर 5,000 ऐसे लोगों का नाम काट दिया गया, तो निश्चित रूप से इससे चुनाव के नतीजों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। एक बात जो आनंद सर आपने कही कि एक जो चुनाव प्रचार का दौर तो देर से शुरू होगा, लेकिन वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई है। अब ये वोट अधिकार यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में, मैं इस चीज को इस रूप में देखता हूं कि इसने महागठबंधन को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया है। अब इसके पहले काफी ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की होती थी, नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता था कि उनके पास एक महिलाओं का समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी के आधार वोट अपर कास्ट और दूसरों की बात कही जाती थी। लेकिन जो ये वोट अधिकार यात्रा हो रही है और इसमें जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे हैं, उससे वो एक तरीके से बिहार के जो वंचित तबके हैं उनको राजनीतिक रूप से और ज्यादा सक्रिय कर रहे थे। कल मैं तेजस्वी यादव का भाषण सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर मानो वो गरीब लोगों को और समझा रहे हों कि जब आपके वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि आपको जो भी सरकारी सुविधाएं थोड़ी बहुत मिलती हैं वो आपसे छीन ली जाएंगी। तो इस तरीके का जो एक पॉलिटिकल एजुकेशन है वो महागठबंधन के नेता अभी कर पा रहे हैं और इसके कारण से मुझे लगता है कि ये जो एक नैरेटिव बिहार में अभी तक बन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कुछ काम को लेकर और कुछ अपनी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर चुनाव में जाएगी, प्रशांत किशोर कुछ इस तरीके से राजनीति करेंगे जिससे वो महागठबंधन के वोट काट पाए, वो काफी हद तक बैकफुट पर जाता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति है उसकी धुरी एसआईआर ही बनने वाली है और एसआईआर इसलिए क्योंकि वो बिहार की अस्मिता से जोड़ दी गई है। कल के भाषण में ही तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि भाई कभी ऐसा हो सकता है कि 2-3 लोग बाहर से आए, वो आकर हम बिहारी लोगों के बारे में तय करें कि हम लोग वोटर हैं या नहीं और हमारे वोटिंग राइट्स को छीन लें। तो इस तरीके का जो नैरेटिव है मुझे लगता है कि जो सिर्फ तेजस्वी यादव के समर्थक लोगों को ही नहीं, बल्कि वो लोग जो आम मतदाता हैं, जो पिछड़ी जातियों से हैं, नीतीश कुमार के भी समर्थक हो सकते हैं, हो सकता है कुछ चिराग पासवान की पार्टी के समर्थक हों, उनके भीतर भी एक तरह से एक चेतना भरने का काम करेगी कि ये जो काम हो रहा है जिसमें वोटिंग राइट्स छीना जा रहा है उसमें बहुत सारा गड़बड़ है। तो मैं ये मानता हूं कि ये इस बात की पूरी संभावना है कि वोट अधिकार यात्रा के समाप्त होते होते तक जो वोट चोरी का मसला है वो बिहार की राजनीति का और आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए और इसके कारण से बाकी सारी जो चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें नेपथ्य में चली जाए और यह महागठबंधन को राजनीतिक रूप से एक लीड भी दिला सकता है। इसके साथ ही ये लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करें क्योंकि आमतौर पर आप जानते हैं कि जो मतदान प्रतिशत होता है 65%, 60% होता है, इसका मतलब होता है कि कई सारे लोग उदासीन होते हैं। लेकिन जब लोगों को यह एहसास होगा कि ये उनकी बाकी सारी सुविधाओं से भी जुड़ा हुआ है और हो सकता है कि ये उनकी नागरिकता से भी जुड़ा हुआ हो, तो काफी बड़ी संख्या में लोग अब राजनीतिक रूप से इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सेदारी करेंगे और जागरूकता पूर्वक इस बात का ध्यान देंगे कि उनका नाम ना कटे। तो मुझे लगता है कि जो नाम कटा है उस सिलसिले में भी आने वाले महीनों में काफी ज्यादा गोलबंदी होने वाली है और जो आपने कहा कि मृत व्यक्ति दिल्ली में रैली करते हुए मिल सकते हैं, इस बात की काफी संभावना है कि पटना में बड़ी रैली हो, दिल्ली में बड़ी रैली हो और ये दिखाया जाए कि किस तरीके से लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये एक डिफाइनिंग मोमेंट मानता हूं कि बिहार की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए। जी।